वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, हमें इन दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदल करके इनको हल करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड करवा दिया है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे देख लें ताकि थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है 4/x प्लस 3y बराबर में कितना 14। ठीक है, सेकंड समीकरण है 3/x माइनस 4y बराबर में कितना 23। तो देखिए, हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ऐसे समीकरण जहाँ पर चर की घात कितनी हो 1। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x और y दो चर हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो y की घात तो 1 है, लेकिन यहाँ पर x को हम यदि सरल करें, ठीक है, जैसे मैं एक पद में बता रही हूँ, ये हो जाएगा 4/x हमें दे रखा है। ठीक है, तो 4/x को हम क्या लिख सकते हैं 4 और इंटू में 1/x। तो देखिए, इसे हम और सरल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4। ठीक है, और x को यदि हम अंश में ले जाना चाहें तो x की जो घात है वो क्या हो जाएगी ऋणात्मक 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की घात कितनी है ऋण 1। ठीक है, और y की घात कितनी है 1। ठीक है, तो y को तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों में हम पहले पदों को सरल करके लिखेंगे और यहाँ पर 1/x जो आएगा उसको कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले समीकरण को हम सरल करके लिखेंगे। 4/x को हम 4 इंटू में 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस तो देखिए हमें इस पद को तो चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y की घात ऑलरेडी 1 दे रखी है। ठीक है, बराबर में कितना लिख देंगे हम 14। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड समीकरण को भी लिख लेते हैं। तो सेकंड समीकरण में पहला पद है 3/x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है, और इंटू में आ जाएगा 1/x। ठीक है, माइनस 4y बराबर में कितना 23। ठीक है, अब देखिए 1/x को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं मान लेती हूँ कि माना 1/x बराबर हम मान लेते हैं p। अब ये जो हमने p माना हुआ है ना, इसको हम जहाँ पर 1/x आया है यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। 1/x की जगह हम रख देंगे क्या p। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4p प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर में कितना 14। ठीक है, तो देखिए पहला जो रैखिक समीकरण है वो हमारा आ चुका है, तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह सेकंड समीकरण भी हम बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 1/x को हम लिख सकते हैं क्या p, क्योंकि हमने माना हुआ है 1/x को p। ठीक है, माइनस 4y और बराबर में कितना हो जाएगा 23। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो रैखिक समीकरण आ चुके हैं। ठीक है, तो हमें आगे क्या काम करना होता है, इन दोनों समीकरणों को विलोपन मेथड से सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर p के गुणांकों को क्या कर देंगे बराबर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं पहले समीकरण में p का गुणांक है 4 और दूसरे समीकरण में p का गुणांक है 3। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर देंगे, तो p के गुणांक क्या हो जाएंगे बराबर। तो चलिए मैं कर देती हूँ, समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर। तो देखिए जैसे ही हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p में हम 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया कितना होता है 12 और ये हो जाएगा p। ठीक है, प्लस 3y में हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9y। ठीक है, बराबर 14 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 तिया होता है 42। ठीक है, अब देखिए सेकंड समीकरण में हमें 4 का गुणा करना है, तो चलिए कर देते हैं। ठीक है, तो 3p में हम 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12p। ठीक है,
माइनस 4y में हम 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 16y, ठीक है, बराबर 23 में हम 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 92। अब देखिए हमें पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को माइनस करना होता है, ठीक है, तो साइन क्या हो जाते हैं सेकंड समीकरण के चेंज। तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए प्लस के 12p और माइनस के 12p क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 16y में हम 9y जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25y, ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और बड़ी संख्या का साइन हम लगा देते हैं जो कि क्या है माइनस। 92 में से हम 42 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी कितना 50, तो y का मान कितना आया -2, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारे पास एक चर का मान आ चुका है। अब आगे हमें क्या काम करना होता है, इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना होता है जिससे कि हमारा p का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं रख देती हूँ, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4p, ठीक है, प्लस 3y की जगह हम रख देंगे क्या -2, ठीक है, बराबर में कितना है 14, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4p प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, 3 दूनी कितना होता है 6, बराबर में कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो 4p बराबर कितना हो जाएगा 14, ठीक है, -6 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 6, ठीक है, 4p बराबर कितना आ जाएगा 14 में हम 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब p का मान कितना आया 5, ठीक है। अब देखिए ये तो p का मान आया है लेकिन हमें यहाँ पर x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान तो आ चुका है, तो हम क्या काम करेंगे, ये जो हमने माना हुआ है ना 1/x बराबर p, यहाँ पर p का मान रखकर x का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 1/x बराबर में कितना है p, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/x बराबर क्या हो जाएगा, p का मान कितना आया है 5, ठीक है। जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो x कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर अंश में, 5 कहाँ आ जाएगा हर में, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/5 बराबर कितना x, ठीक है। इसका मतलब x का मान कितना आया, मैं या करके लिख देती हूँ, x बराबर 1/5। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमने x और y का मान निकाल लिया है। तो चलिए हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, x बराबर कितना है 1/5, ठीक है, और y का मान कितना आया है -2, ठीक है। तो यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए हम फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इन्हें सरल करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 जो है हमारा अंश में है तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, और x ऋण 1 जो है वो हर में है इसलिए हम इसे लिखेंगे 1 के बटे में, ठीक है, हर में आ रही है ना संख्या इसलिए लिख दिया 1 के बटे में x ऋण 1, ठीक, प्लस अब सेकंड पद में देखिए 1 के बटे y ऋण 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या हम गुणे में नहीं लिखेंगे क्योंकि अंश में कितना है 1, ठीक है। तो एज इट इज ये पद आ जाएगा जो कि क्या है 1 बटे y ऋण 2, ठीक है, और बराबर में कितना है 2 तो लिख दिया 2, ठीक है। अब चलिए सेकंड समीकरण को भी हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 इंटू में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंश में 6 है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 के बटे में x ऋण 1, ठीक है, माइनस यहाँ से 3 इंटू में आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कोष्टक के अंदर y ऋण 2, ठीक है ना, बराबर में कितना है 1 तो लिख दिया 1। अब देखिए दोनों ही समीकरण में 1 बटे x ऋण 1 और 1 बटे y ऋण 2 आ रहा है, तो हम चलिए इसे p और q मान लेते हैं, ठीक है ना। तो माना 1 बटे x ऋण 1 को हम मान लेते हैं p, ठीक है, तथा 1 बटे y ऋण 2 को हम मान लेते हैं q। अब चलिए इन मानों को मतलब p और q को हम इन समीकरणों में रख देते हैं। तो देखिए पहला समीकरण क्या हो जाएगा 5, ठीक है, इस पूरे मान की जगह हम क्या रख देंगे p, ठीक है, प्लस
और इस पूरे मान की जगह हम रख देंगे क्या, q, ठीक है ना, बराबर में कितना है 2, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड समीकरण क्या हो जाएगा 6, ठीक है, इसकी जगह हम रख देंगे क्या p, ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 और इसकी जगह हम रख देंगे q, बराबर में कितना है 1। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदल दिया है, ठीक है। अब आगे हम क्या काम करते हैं, इन दोनों समीकरणों को विलोपन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, विलोपन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें p या q में से किसी एक के गुणांकों को बराबर करना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा आसान हमें q के गुणांकों को बराबर करना लग रहा है, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट समीकरण में ऋण 3 का गुणा कर देंगे तो q के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर। तो चलिए मैं लिख देती हूँ, समीकरण 1 में ऋण 3 का गुणा करने पर, तो देखिए समीकरण 1 में हम जैसे ही ऋण 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5p में हम ऋण 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे ऋण 15p, ठीक। अब देखिए प्लस q में हम ऋण 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3q, ठीक है, और बराबर 2 में हम माइनस 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 6। और सेकंड समीकरण को हमें एज इट इज लिख देना है, जो कि क्या है 6p, ठीक है, माइनस के क्या 3q, ठीक है ना, बराबर में कितना 1। अब देखिए पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है, तो सेकंड समीकरण के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 6p का साइन प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखिए हमने q के गुणांकों को बराबर किया है तो यहाँ पर माइनस के 3q और प्लस के 3q क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और हम 15p में 6p ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 21p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 6 में हम 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के 7, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो p का मान देखिए क्या आ जाएगा, p बराबर 7 बटे में कितना 21, ठीक है, 7 एकम 7, 7 या 21, तो p का मान यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितना आया 1/3। अब देखिए आगे हमें क्या काम करना होता है, इस p के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना होता है। तो चलिए मैं रख देती हूँ, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में हम जैसे ही p का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। p की जगह हम रख देते हैं क्या 1/3, ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा q, बराबर में कितना 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 बटे में कितना 3, ठीक है, प्लस यहाँ पर q बराबर में कितना 2। अब आगे देखिए q को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, और ये 2 और 5/3 का हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये लिख दिया 5/3। आगे मैं यहाँ कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए q का मान कितना आ जाएगा, 3 दूनी ये हो गया 6, ठीक है, ऋण के कितने हो जाएंगे 5 बटे में कितना 3, ठीक है, 3 का हमने गुणा 2 से किया है तो 3 दूनी 6, ऋण 5 बटे में कितना 3, ठीक है ना। तो यहाँ से q का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 5 हम घटाएंगे तो 1 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा 3। तो देखिए हमारे पास p और q के मान आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमें p और q के मान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए x और y के मान, ठीक है। तो जो हमने माना हुआ है यहाँ पर हम p और q के मान रखकर x और y के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ रख देती हूँ, पहली चीज़ हमने मानी हुई थी x ऋण 1 को p, ठीक है, तो बराबर में लिख दिया p। तो चलिए हम यहाँ पर p का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे में कितना x ऋण 1, ठीक है, बराबर p का मान कितना आया है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 से 1 का गुणा होगा तो 3 एकम 3, ठीक है, बराबर x ऋण 1 का 1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा x ऋण 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है, x को हम इधर ही रहने देते हैं, -1 का पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3, और ये -1 पक्षांतर होके +1 हो जाएगा, बराबर में कितना है x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना आ गया, 3 में हम 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है ना।
तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि x का मान कितना आया है 4। जैसे हमने x का मान निकाला है वैसे ही हम y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटे में कितना y ऋण 2 बराबर में कितना है q। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर q का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटे में कितना y ऋण 2, ठीक है, बराबर q का मान कितना आया है, q का मान भी 1/3 आया है, तो रख दिया 1/3। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 का हम 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3, ठीक है, बराबर y ऋण 2 का हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है, y ऋण 2 ही आने वाला है। आगे देखिए 3 को हम इधर ही रहने देते हैं, -2 का पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस के 2 बराबर में कितना y। ठीक है, मैं या करके यहाँ पर लिख देती हूँ। तो y का मान कितना आ गया, 3 + 2 कितना होता है 5। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना आया है 4 और y का मान कितना आया है 5, जो कि क्या है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो x बराबर कितना आया है 4 और y का मान कितना आया है 5 और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हमें जो 2 समीकरण यहाँ पर दिए हुए होते हैं ना, उन्हें हमें रैखिक समीकरण में चेंज करना होता है और बहुत ही आसानी से फिर हम x और y के मान निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd और 4th पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।